नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनिल कुमार। प्यारे दोस्तों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और हमारा उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म का हरियाणा पीसीएस के लिए विशेष सीरीज चल रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये जो सीरीज है आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश आरओ और अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था सब्सिडियरी अलायंस, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जिसका उपयोग किया गया था बहुत सारे भारतीय राज्यों का विलय किया गया था। अब हम आते हैं डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में दोस्तों भारत में अधिकांश राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था भारतीय राज्यों का। तो देखते हैं, ये है लॉर्ड डलहौजी का फोटो है। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, डलहौजी ने भारतीय राज्यों के विलय के लिए जो नीति अपनाई, उस नीति को कई बार देख सकते हैं व्यापगत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, व्यापगत सिद्धांत कहा जाता है। इसको हड़प नीति भी कहते हैं, इसको गोद निषेध नीति के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड आप याद रखेंगे जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आखिर है क्या? देखो दोस्त, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब आखिर क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है कि अगर किसी राजा, जो कि भारतीय राज्य है, अगर कोई राजा है, उसका कोई रियल सन नहीं है, तो दोस्तों उसको क्या करता था, आपका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेगा। कौन? डलहौजी। ठीक है, अगर किसी राजा का, देसी राजा का रियल सन नहीं है, एडॉप्टेड सन है, तो उसको वो रियल उत्तराधिकारी नहीं मानता था, सक्सेसर नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए ये आपका झांसी है। झांसी, झांसी, मान लो कि इनका कोई रियल सन नहीं है। रियल सन, रियल सन अर्थात रियल, वास्तविक पुत्र। तो इन्होंने क्या किया होगा? एडॉप्ट किया होगा, दत्तक पुत्र, एडॉप्टेड, एडॉप्टेड सन होगा। तो अगर आपका रियल सन नहीं है और एडॉप्टेड सन है, तो दोस्तों झांसी को, यानी कि इसका मतलब ये हुआ डलहौजी इसका विलय कर लेगा। किस आधार पर? कि भैया आपका रियल सन नहीं है, गोद नहीं ले सकते। आपका जो गोद लिया हुआ पुत्र है वो आपके राज्य का, जब तक आप राजा हो उसके बाद बेटा आपका अगर होगा तो उसको राजा बना दिया जाएगा। लेकिन अगर राजा नहीं है, तो अगर आपका बेटा नहीं है जो रियल सन हो, तो आपको क्या है, उसको हटा दिया जाएगा और अब ब्रिटिश साम्राज्य में इसका विलय कर लिया जाता था। इसको बोलते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, देख सकते हैं। गोद लेने की प्रथा ये प्राचीन थी भारत में। ठीक है, दत्तक पुत्र, एडॉप्टेड सन का पिता की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता था पहले। ये पूरी कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो गोद लेने का जो प्रथा, ये आज की प्रथा नहीं थी, ये पहले से चली आ रही थी, प्रथा थी। ठीक है, अगर कोई दत्तक एडॉप्टेड सन है तो पिता की जो संपत्ति है उस पर पूरा अधिकार होता था। लेकिन दोस्तों 1825 में ब्रिटिश कंपनी का, ठीक है, एक स्टेटमेंट आया। ब्रिटिश कंपनी ने 1825 में एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट है? हिंदू कानूनों के अनुसार प्रत्येक शासक को आजादी है कि वो अपना उत्तराधिकारी माने, ठीक है, सगे पुत्र या दत्तक पुत्र को। कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। कंपनी का 1825 में खुद ने एक स्टेटमेंट दिया है, 1825 में एक स्टेटमेंट दिया है कि भैया हिंदू कानूनों के अनुसार प्रत्येक राजा को, प्रत्येक शासक को यह आजादी है कि वो अपना उत्तराधिकारी किसको बनाए, या तो वो अपने सगे पुत्र को बनाए या अपने दत्तक पुत्र को बनाए। इससे कंपनी को कोई दिक्कत नहीं, एकदम बराबर बात है। लेकिन दोस्तों ये स्टेटमेंट बदल देता है 1831 में, 1831 में दोस्तों इस बात में बदलाव किया और क्या बोला? यह परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि ब्रिटिश सरकार दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी स्वीकार करे या न करे। जो स्टेटमेंट 1825 में दिया था ब्रिटिश कंपनी ने, वो अब बदल दिया गया है। ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला है? यह परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि ब्रिटिश सरकार दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी माने या ना माने। तो बेईमानी नजर आती है ना? चलिए आगे देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे 1848 से 50, ठीक है। अब आप देखेंगे ये आता है, हालांकि ये क्या कब तक रहता है? तो 56 तक रहता है। डलहौजी का जो कार्यकाल है, क्या करेंगे, 50 नहीं, 1848 में आता है। इसका कार्यकाल याद रखेंगे, 1848 में आता है और आपके 56 तक रहता है। क्लियर है? तो कितना हो गया? लगभग आपका 8 साल हुआ।
दोस्तों देख सकते हैं पूरे भारत में क्या हुआ। ठीक है, हड़प नीति को पूरे भारत में लागू किया गया, प्रस्तुत किया गया इसके द्वारा। भारत का सबसे युवा गवर्नर जनरल था ये। ठीक है, उसका उद्देश्य है भारत में अधिक से अधिक साम्राज्य का विस्तार करना, अधिक से अधिक साम्राज्य का विलय करना। किसका उद्देश्य है? लॉर्ड डलहौजी का। तो देखते हैं इसने किस प्रकार से 1848 में दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, ठीक, देख देख सकते हैं, जिस राजा का रियल उत्तराधिकारी नहीं है उसका ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया जाएगा? विलय कर लिया जाएगा, अर्थात दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी, यानी कि जो एडॉप्टेड सन है, गोद लिया हुआ पुत्र है, उसको हम रियल सक्सेसर नहीं मानेंगे। ठीक है जी। खैर ये आप क्वेश्चन आता है, देख सकते हैं आप। तो ये था किस प्रकार से, क्या इसको भी हम आगे देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। लिखा हुआ है डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है। तो कई सारी चीज भारत में, जैसे मान लो रेलवे का विकास हुआ, तार पोस्ट सिस्टम का विकास हुआ, तो आधुनिक निर्माता कहा जाता है। और कौन सा क्वेश्चन आता है? डलहौजी का समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की प्रखर दोपहरी था, जिसको मैंने कल बताया। मतलब अभी मैं बता रहा था कि जो टाइम पीरियड था, ठीक है, ये आपके ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन का क्लाइमैक्स था। ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं इसका क्वेश्चन, आप देखिए इसका आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे। डलहौजी ने हड़प नीति का सहारा लेकर भारत में कई राज्यों रियासतों का, ठीक है, अंग्रेजी राज्य में रियासतों का क्या कर लिया था? अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया था। देसी राज्यों के पश्चात, जैसे मान लो देसी राज्यों के अलावा बलूचिस्तान, बर्मा आदि का भी विलय किया था, है ना, ये चीजें थी। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा देखेंगे कैसे कैसे किसका समय पर विलय किया गया, और इसको हम फिर एक ट्रिक के माध्यम से भी याद करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे भाई 1800, थोड़ा सा देख लीजिए, 48 49 में सिखों को पराजित करके पंजाब का विलय किया गया, इसी के समय में। ठीक है, 44 यहाँ पर देखेंगे सिक्किम पर नियंत्रण किया गया। उसके बाद 52 में देखो पूना, यानी आप देखेंगे पैगु, बर्मा पर विलय किया गया। 56 में देखो कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किया गया। फिर 56 में, ठीक है, अतिरिक्त बकाया जो धनराशि के आधार पर बरार का ब्रिटिश में कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, तो ये है आपका, थोड़ा सा इनको देख लेना। लेकिन हाँ, विलय की अगर मान लो कि क्रम आ जाए, देसी रियासतों का क्रम, उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पर देख लो भाई, सतारा महाराष्ट्र को क्या था? 48 में भोसले शासक थे। ठीक है, आप देखेंगे जैतपुर, ये है, ठीक है, जैतपुर को क्या है 48 में? संबलपुर, ठीक है, उड़ीसा में है, तो यहाँ 49 में किया। बघाट जो कि वर्तमान में शिमला में पड़ता है, 50 में किया। उदयपुर 52 में किया। झांसी को देख लीजिए 52 53 में किया। नागपुर को आपका 64 में किया। तो ये आप, सॉरी 64 नहीं, 54 में किया। एक क्रोनोलॉजी है, हालांकि मैं इसको आपको आगे बताने वाला हूँ ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप इसको भूल ना पाओ। कई बार क्या है कि कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, आप इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, ताकि आप इसको जिंदगी में ना भूल पाए, हमेशा के लिए याद रखें। यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे। हाँ जी, डलहौजी द्वारा, यहाँ पर देखेंगे, डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति से हड़पे गए राज्यों का क्रम क्या है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले सतारा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, 1848 में सबसे पहले इसको हड़पा गया था। ठीक है, उसके बाद है जैतपुर प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको 1800 आप देखेंगे 49 में। ठीक है, संभलपुर जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है, इसको भी 1849 में। फिर बगाड़ दोस्तों जो कि पंजाब में पड़ता है, 1850 में। फिर उदयपुर दोस्तों, ये उदयपुर एमपी वाला है, ना कि आपका राजस्थान वाला। ठीक है, एमपी को ये देखेंगे उदयपुर को दोस्तों 1852 में। फिर झांसी वाला कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, स्टेट पीसीएस में भी पूछ लेता है, 53 में। और नागपुर दोस्तों वो देख सकते हैं महाराष्ट्र में, ये आपका 54 में इसको वो किया गया था, हड़पा गया था अर्थात। उसके बाद सबसे लास्ट में दोस्तों देखिए 56 में कुशासन का आरोप लगाकर, 56 में कुशासन का आरोप लगाकर दोस्तों अवध को किया गया था। अर्थात ये व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी 1848 में आता है, और आने के तुरंत बाद ही आपका विलय करना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है, और सबसे लास्ट में गया 56 में, और तब भी कुशासन के आधार पर उत्तर प्रदेश में जो अवध है उसको भी विलय कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इनका क्रम तो क्या है। तो सबसे पहला जो था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो सबसे पहला हड़प्पा गया, यानी कि हड़प नीति के आधार पर, यानी हड़प्पा गया राज्य था सतारा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और सबसे लास्ट वाला कौन सा था, अवध था। लेकिन दोस्तों ये आजकल क्या है कि क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जाती है, तो कई बार हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास किया है, ताकि आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हो, भूले नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ट्रिक क्या है, संतरे जो संभल घाट पर उदित हुए, झिले ना अब। झिले ना अब का मतलब है कि झेल नहीं पाए हम उसको, मतलब पचा नहीं पाए, झेलने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो दोस्तों संतरे जो संभल घाट पर उदय, उदय का मतलब होता है पैदा हुए। ठीक है, झिले ना अब यानी कि हम उनको झेल नहीं पाए। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम देखेंगे, संतरे का मतलब यहाँ पर हो गया सतारा, जो मतलब हो गया दोस्तों जैतपुर, संभल मतलब हो गया संबलपुर, घाट मतलब बघाट, पर मतलब यहाँ पर मैंने काट रखा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। उदय मतलब दोस्तों उदयपुर, और लेकिन हाँ ध्यान रखेंगे ये एमपी वाला उदयपुर है प्यारे दोस्तों, ये एमपी वाला है। ठीक है, हुए का मतलब यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। झिले, तो झे का मतलब दोस्तों ये हो गया आपका झांसी। ठीक है, ना का मतलब हो गया नागपुर, और अब का मतलब हो गया यहाँ पर अवध, ये अब लिखा हुआ है यहाँ पर, झिले ना अब मतलब अवध। ठीक है, अब मतलब अवध। एक बार फिर से देखेंगे, मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। तो देखेंगे, संतरे जो संभल घाट पर उदित हुए, उदय हुए, झिले ना अब, झिले ना अब, ये अब लिखा हुआ है, झिले ना अब। देखेंगे, तो यानी कि संतरे का मतलब यहाँ पर हो गया सतारा, जो का मतलब जैतपुर, संभल का मतलब संबलपुर, घाट का मतलब बघाट, पर का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, उदय का मतलब दोस्तों उदयपुर हो गया, और सी का यहाँ पर देखेंगे, झे का मतलब हो गया झांसी, और एंड का मतलब हो गया नागपुर, और अब का मतलब है अवध। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। खैर आप देखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख, यहाँ कह सकते हैं विस्तार जो क्या था सबसे ज्यादा, वो इसी समय पे किया गया था। उसके बाद देखेंगे, सब्सिडी अलायंस का मैप दे रखा है, ये हम देख चुके हैं पहले से ही, इसको हमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखना। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है नोट करके, बघाट और दोस्तों उदयपुर ने इस फैसले के खिलाफ, जब ये एक्चुअली बघाट को और आपका बघाट को और उदयपुर को जब विलय किया गया, किसके आधार पर, दत्तक पुत्र के आधार पर, तो दोस्तों इसको इन्होंने ब्रिटिश कोर्ट में क्या किया था, ये ब्रिटिश कोर्ट में इसके लिए अपील करने के लिए गए थे। इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया था कि हमारा जो उत्तराधिकारी है वो वैध है, लीगल है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि भाई लीगल नहीं है, तो इन्होंने इसको चैलेंज किया ब्रिटिश कोर्ट में, जो ब्रिटिश कोर्ट हुआ करता था। ठीक है, वहां पर अपील कर सकते। तो देखेंगे, बगाट राज्य के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी जो था, बगाट राज्य में जो था आपका सक्सेसर, वहां के देख सकते हैं कानून के शासन के तहत वैध माना गया था। ठीक है, तो ऐसा इसको क्या है, कानून का रूल ऑफ लॉ के तहत वैध माना गया, और अंत में ब्रिटिश कोर्ट ने दोस्तों बघाट और उदयपुर के राज्य को वापस कर दिया था। यानी कि उनको बोला कि भाई ठीक है, जो कानून है, क्योंकि कानून में तो आपने बोला था कि जो राजा चाहे वो किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाए, रियल सन को या आपके एडॉप्टेड सन को। तो ये कानून के आधार पर, कानून का शासन ब्रिटेन में चलता था, और इसी वजह से कानून के शासन को ही भारत में लागू करने की बात करते हैं कौन, दादा भाई नौरोजी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखते हैं। क्योंकि भारत में क्या चल रहा है, अन ब्रिटिश रूल चल रहा है, जबकि ब्रिटिश में कानून का शासन है, जो कानून में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग होता है। भारत में ऐसा नहीं होता है, तो भारत में भी ब्रिटेन के कानूनों को लागू किया जाए, रूल ऑफ लॉ हो हमारे यहाँ पर भी। तो इस वजह से उदयपुर का जो बघाट का, ठीक है, शासन था, बाकायदा ब्रिटिश कोर्ट ने इसको वापस कर दिया था। ठीक है, इसके बाद झांसी ने भी दोस्तों मांग की थी कि उसका राज्य क्या है, वापस कर दिया जाए, परंतु झांसी राज्य वापस नहीं किया गया था। और इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने दोस्तों किसमें लिया था, पार्टिसिपेट किया था, किसमें, आपके 1857 की क्रांति में। तो मुझे लग रहा है ये वाली बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, झांसी की रानी है, ठीक है, इनका दत्तक पुत्र है, रियल सन नहीं था, इसी वजह से इन्होंने
पार्टिसिपेट किया था। ये आपका रेलवे का विकास हुआ था, इस वजह से ये दिखाया गया है कि भारत में, ठीक है, इनके समय में ही। खैर, हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं, देखेंगे जरा आप। इसके अलावा उसके समय में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो आप क्वेश्चन देखेंगे भारत ने क्या मतलब आधुनिक भारत का निर्माता था, तो देखेंगे भाई यहाँ पर दिया, पहले मैंने बताया डाक व्यवस्था की शुरुआत इसके समय में हुई थी, ठीक है। उसने नहरों और पुराने, ठीक है, मरम्मत कराई थी, पुराने जो मार्ग हुआ करते थे उनकी मरम्मत कराई थी, नई अवसंरचना का विकास किया था, ठीक है। सार्वजनिक जो आप देख सकते हैं निर्माण विभाग की स्थापना की थी, ऐसे जिसे आप पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। उसके समय में कई प्रकार के सैनिक सुधार भी किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा भारत में अनेक देशी राज्यों का विलय तो किया गया था। भारत का जो वर्तमान मानचित्र है दोस्तों, ये उसी के समय में बनाया गया था। इसी वजह से कई अर्थों में उसको क्या मान लिया जाता है कि भैया वो कई अर्थों में आधुनिक भारत का निर्माता था। रेल का विकास, डाक व्यवस्था का विकास, ठीक है, सैनिक सुधार किए गए बहुत सारे, मैंने बताया बहुत सारा। जो भारतीय जो अभी वर्तमान भारत है, इसका मानचित्र जो आप देख रहे हैं, ये उसी के समय में बनाया गया था। लेकिन ध्यान रखेंगे ये केवल एक पक्ष है दोस्तों, आधुनिक भारत का निर्माता था। वो केवल और केवल अपने लिए ये सब कुछ करते थे अंग्रेज, इसमें भारत के लिए कोई भलाई नहीं ढूंढ रहे थे, ठीक है। रेलवे का विकास उन्होंने इसलिए किया ताकि अपने सामान को प्रत्येक गांव गांव तक पहुंचा सके। और दोस्तों हमारे जो हस्तशिल्प वगैरह थे, हैंडीक्राफ्ट जो वर्क था, वो भी अंत हो गया, क्योंकि इनकी जो बने हुए सामान थे वो सस्ते होते थे, भारतीय सामान महंगे होते थे, वो प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से कई बार पूछ लिया जाता है कि रेलवे के विकास से क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों भारत के गांव गांव में ब्रिटिश वस्तुएं जाने लगी, इससे भारतीय जो आपका हस्तशिल्प था वो उसका अंत हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन हाँ पॉजिटिव बातें हम लिख रहे हैं। रेलवे जैसे विभिन्न कार्यों ने दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों तक एक दूसरे को निकट ला दिया था। इस प्रकार देख सकते हैं भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। ये बात थी कि क्योंकि पहले जो भारत के राजनेता थे, कोई व्यक्ति बंगाल में रह रहा तो वो दिल्ली पहुंचने में उसको बहुत टाइम लगता था, लेकिन रेलवे के विकास ने दूसरा, ये इसका पॉजिटिव पक्ष है जो भारतीयों को इसका लाभ मिला, ठीक है। राष्ट्रवाद का विकास में भी सहायता किया इसने, ठीक है। हालांकि लिखा हुआ है, हालांकि तत्कालिक रूप से दोस्तों डलहौजी का उद्देश्य भारत में क्या है, तैयार माल का आयात करना था तथा भारत से कच्चे माल का निर्यात करना था। रियली में वो भारत का क्या है, राष्ट्रवाद का विकास नहीं करना चाहता, भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करना उसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या है कि जो अपना तैयार माल है दोस्तों उसको यहाँ पर लाना और कच्चे माल को ब्रिटेन पहुंचाना, और जो है भारत के गांव गांव तक अपने सामान को पहुंचाना था, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे इसके समय में और क्या हुआ। इसके अलावा भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत उसके समय में हुई। आधुनिक शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आया था दोस्तों, ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है शिक्षा का, ठीक है। परंतु इसके पीछे वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही था। भारत में सभी लोगों को दोस्तों शिक्षित करना नहीं था, बल्कि लोगों में ब्रिटिश वस्तुओं की संबंध, यानी कि संबंध में समझ पैदा करना था। यानी कि भैया वो हमें अंग्रेजी इसलिए सिखा रहे थे, वो हमें शिक्षित बनाना नहीं चाहते थे, वो हमें कहते हैं कि भाई वो आपको सूरत से क्या है, आप भारतीय हो लेकिन दिमाग से वो आपको अंग्रेज बनाना चाहते थे, क्योंकि आप उनकी वस्तुओं को खरीद सकें, आप उनकी चीज़ों को समझ सकें। तो ये था, अगर हम इस प्रश्न में जो कि वहाँ पर था, तो इसका निष्कर्ष रूप से देखें दोस्तों, देख सकते हैं निष्कर्ष में, ठीक है। निसंदेह डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जा सकता है। परंतु दोस्तों आधुनिकता की जो प्रक्रिया है, रियली में वे विऔपनिवेशीकरण का ही क्या था, फल था, फल फल। कुल मिला के वो भारत को आधुनिक करना उनका उद्देश्य नहीं है। ये तो क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उपनिवेश थे, तो आप कह सकते हैं क्योंकि उपनिवेश में आप क्या कर रहे हो, आपका विकास करना, ठीक है, अपने सामान को पहुंचाना था। रियल उद्देश्य उनका कुछ और था, ठीक है, तो इस कह सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे भाई डलहौजी से जुड़ा हुआ, ठीक है, एक और प्रश्न है, इस पर हम बात करेंगे। इसका भी देखो मेंस का, ये इसमें किस प्रकार से इसको लिखना है इसको हम देखेंगे। ये क्वेश्चन होगा, व्यापक सिद्धांत को पूरे के पूरे देखेंगे, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज देखेंगे इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। चलिए इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ।
इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, डलहौजी के बारे में इसको हम देखने वाले हैं। डलहौजी ने भारत के मानचित्र को उस गति से क्या उस गति से और पूर्ण रूप से परिवर्तित किया जो सैन्य रणनीति से करना संभव नहीं था। ठीक है, सैन्य आप देखेंगे यानी कि सेना नहीं कर पाती इसका इस प्रकार से विलय, लेकिन मानचित्र को डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर बदल दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से इसको दूसरे तरीके से भी पूछता है। डलहौजी का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की क्या था, प्रसार का प्रखर दौफेरी था, क्लाइमैक्स था। इसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।